डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को। इस चैप्टर को मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मेन पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आंट की कितनी स्पीशीज नोन है? आंट की 20,000 स्पीशीज नोन है। आंट, चींटी की कितनी स्पीशीज हैं? 20,000। फिश की कितनी स्पीशीज हैं? 28,000। बीटल की 3 लाख स्पीशीज नोन है। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? द टर्म बायोडाइवर्सिटी प्रपोज्ड बाय बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने। याद करो, बायोडाइवर्सिटी शब्द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की है? तो बायोडाइवर्सिटी 3 तरह की है। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक है स्पीशीज डाइवर्सिटी और तीसरी है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल दें। जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है रॉवोल्फिया, राइस, मैंगो। मैंगो की कितनी जेनेटिक स्पीशीज नोन है, मालूम है? तो मैंगो की जेनेटिक वैरायटीज 1000 है। अरे नोट करो भाई, मैंगो की 1000 जेनेटिक वैरायटी पता है। राइस की कितनी जेनेटिक वैरायटीज या जेनेटिक स्ट्रेन पता है? 50,000। इंडिया में राइस की 50,000 जेनेटिक स्ट्रेन STRAN स्ट्रेन पता है। रॉवोल्फिया हिमालयन रीजन पाया जाता है। इसकी जो वैरायटी हैं वो इसमें उपस्थित एल्केलॉइड रेसर पाइन के कंसंट्रेशन पर आधारित है। रॉवोल्फिया हिमालयन रीजन में पाया जाता है। इसकी जो जेनेटिक वैरायटीज हैं इसमें उपस्थित एल्केलॉइड रेसर पाइन के कंसंट्रेशन पर हैं। रॉवोल्फिया एक मेडिसिनल प्लांट है। स्पीशीज डाइवर्सिटी की एक लाइन याद कर लीजिएगा। स्पीशीज डाइवर्सिटी की एक लाइन याद करो। वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी एक लाइन याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्टुरीज। फिर से सुने, डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्टुरीज और एल्पाइन मीडो की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे से अधिक है, ज़्यादा है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल देखिए, सुनिए। अगर हम डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल पर लेते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी किस लेवल पर हम ले रहे हैं? इकोसिस्टम लेवल पर ले रहे हैं, तब डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्टुरीज, एल्पाइन मीडो की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे से ज़्यादा है, अधिक है। फिर सुनिए, रॉवोल्फिया की डाइवर्सिटी किस में आती है? वो जेनेटिक है।
वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की स्पीशीज ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से, किसका एग्जाम्पल है? स्पीशीज डाइवर्सिटी का। कोरल रीफ की डाइवर्सिटी स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे से ज़्यादा है, किसका एग्जाम्पल है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। नेक्स्ट पॉइंट, IUCN 2004 के अकॉर्डिंग, IUCN 2004 के अकॉर्डिंग स्पीशीज कितनी है पूरे वर्ल्ड? ग्लोबल स्पीशीज कितनी है? ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है? तो आप लिखेंगे 1.5 मिलियन। कितनी है? 1.5 मिलियन। रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है। रॉबर्ट में के अनुसार ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियंस है, 7 मिलियंस है। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी 10 एनिमल हैं तो 7 उसमें से क्या हैं? इंसेक्ट हैं। 70% एनिमल डाइवर्सिटी में इंसेक्ट्स हैं, 70%। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम वर्टिब्रेट बायोडाइवर्सिटी की बात करें, वर्टिब्रेट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की, तो इसमें 50% फिश है। ठीक है, 50% क्या है? फिश है। और इनवर्टिब्रेट बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इनवर्टिब्रेट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में 70% क्या है? इंसेक्ट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड में जितना भी लैंड एरिया है उसका कितना परसेंट इंडिया का हिस्सा है? तो देखिए, इंडिया में वर्ल्ड लैंड एरिया का केवल 2.4% एरिया है। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। इंडिया में ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का 8.1% है। इंडिया ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का 8.1% रिप्रेजेंट करता है। इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक है। वर्ल्ड में 12 मेगा डाइवर्सिटी हैं, उनमें से एक इंडिया भी है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में प्लांट स्पीशीज कितनी हैं? तो इंडिया में प्लांट स्पीशीज 45,000 हैं और एनिमल स्पीशीज की डबल है। देखिए, प्लांट स्पीशीज 45,000 और एनिमल स्पीशीज इसके डबल कर लो 90,000। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में के अनुसार केवल 22% स्पीशीज अभी रिकॉर्ड की गई हैं, है ना? केवल 22% स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट में के अनुसार इंडिया में प्लांट की स्पीशीज लगभग 1 लाख से ज़्यादा हैं और एनिमल की स्पीशीज लगभग 3 लाख से ज़्यादा हैं। इक्वेटर से पोल की ओर स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जाती है। पोल से इक्वेटर की ओर स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। ट्रॉपिकल एरिया टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए ट्रॉपिकल एरिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ हम चलें तब ये देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, टेम्परेट की तरफ कम होती चली जाती है। नोट कीजिए, कोलंबिया इक्वेटर के पास है। कोलंबिया इक्वेटर के पास है और इसमें 1400 बर्ड स्पीशीज हैं। कोलंबिया इक्वेटर के पास है, इसमें 1400 बर्ड स्पीशीज हैं।
न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ में है, इसमें केवल 105 स्पीशीज हैं। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ में है, इसमें केवल 105 स्पीशीज हैं। ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ में है, इसमें केवल 56 स्पीशीज हैं। इसमें केवल 56 स्पीशीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पर बर्ड स्पीशीज ज़्यादा हैं, लगभग 1200 बर्ड स्पीशीज हैं। इंडिया में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पर लगभग 1200 बर्ड स्पीशीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। अगला पॉइंट देखें, ट्रॉपिकल रीजन। नोट करें, ट्रॉपिकल रीजन जैसे इक्वेडोर में 10 गुना स्पीशीज डाइवर्सिटी वेस्कुलर प्लांट की ज़्यादा है। किसके कंपेरिजन में? यूएसए के मिड वेस्ट टेम्परेट रीजन से। फिर सुने, इक्वेडोर जो कि ट्रॉपिकल रीजन है, इसमें वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज डाइवर्सिटी 10 गुना ज़्यादा है यूएसए के मिड वेस्ट टेम्परेट रीजन से। अगर दोनों का एरिया बराबर हो तब भी। देखो, ट्रॉपिकल में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू टेम्परेट रीजन। वही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल है कि इक्वेडोर ट्रॉपिकल रीजन में है, तो यहाँ पे 10 गुना स्पीशीज ज़्यादा हैं किसके कंपेरिजन में? यूएसए के मिड वेस्ट टेम्परेट रीजन से। नेक्स्ट पॉइंट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में लगभग प्लांट की 40,000 स्पीशीज, फिश की 3,000 स्पीशीज, बर्ड्स की 1,300 स्पीशीज, मैमल्स की 427 स्पीशीज, एम्फीबियन की 427 स्पीशीज और रेप्टाइल की 378 स्पीशीज हैं। एक बार नोट करें, अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में स्पीशीज डाइवर्सिटी प्लांट की 40,000 है, फिश की 3,000, बर्ड्स की 1,300, मैमल्स और एम्फीबियन की बराबर हैं 427 और रेप्टाइल की 378 और इनवर्टिब्रेट की हैं 1,25,000 स्पीशीज। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मन नेचुरलिस्ट ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट के अनुसार अगर एरिया बढ़ता है तो स्पीशीज भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर एरिया बढ़ रहा होता है तो स्पीशीज भी बढ़ रही होती है, लेकिन अगर एरिया रुक जाए, स्पीशीज बढ़ती रहे, तब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ हाइपरबोला हो जाता है ना। अगर एरिया बढ़ना बंद हो जाए लेकिन स्पीशीज बढ़ती रहे तब ग्राफ कैसा हो जाता है? हाइपरबोला। और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं S=CA और A की पावर क्या है? Z। अगर एरिया बढ़ रहा है, स्पीशीज भी बढ़ रही है,
तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। देखिए s क्या है, स्पीशीज रिचनेस, z क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, c क्या है, y इंटरसेप्ट। अगर z लाइन 0.1 से 0.2 है तब टैक्सोनॉमिक ग्रुप या रीजन स्मॉल है। जैसे ब्रिटेन में प्लांट, कैलिफोर्निया में बर्ड्स, न्यूयॉर्क में मॉलस्क। फिर सुनिए, ब्रिटेन में प्लांट, कैलिफोर्निया में बर्ड्स, न्यूयॉर्क में मॉलस्क। इनकी z वैल्यू 0.1 से 0.2 होगी। लेकिन अगर हम एक बड़ा एरिया ले लें, है ना, एक हम बड़ा एरिया ले लें, तब z वैल्यू 0.6 से 1.2 होती है। लार्ज एरिया में z वैल्यू 0.6 से 1.2 होती है। जैसे कॉन्टिनेंट में फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में z वैल्यू 0.6 से 1.2 होगी। फिर सुने, फ्रूगीवोरस कहते हैं फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, z वैल्यू कितनी है, 0.6 से 1.2। देखें, अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, एक बड़े एरिया की बात करें, तब z वैल्यू 0.6 से 1.2 हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, टिलमैन ने टिलमैन के अनुसार अगर प्लांट किसी भी प्लॉट में स्पीशीज बहुत ज़्यादा हैं तब उनके बायोमास में कोई डिफरेंस नहीं आता है ईयर टू ईयर। फिर सुनिए, टिलमैन के अनुसार अगर प्लॉट स्पीशीज रिच है, प्लॉट में बहुत सी स्पीशीज है, तब, है ना, ईयर टू ईयर उनके बायोमास में डिफरेंस नहीं आता। जो बायोमास इस साल है वही बायोमास अगले साल रहेगा, वही बायोमास अगले साल रहेगा, अगर, है ना, वो एरिया स्पीशीज रिच है। ठीक है, जैसे किसी प्लॉट में 1,00,000 बर्ड्स हैं, अगले साल 95,000 है, उसके अगले साल 1,05,000 है, तो उनके बायोमास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये किसने कहा था? ये कहा था डेविड टिलमैन ने। अगर प्लॉट स्पीशीज रिच है तब उसकी प्रोडक्टिविटी में भी कोई डिफरेंस नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट RIVET, रिवेट प्रॉपर POPPR हाइपोथेसिस किसने दी थी? तो रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरिच, PAUL एहरिच EHRLICH। इन्होंने इकोसिस्टम को कंपेयर किया था एरोप्लेन से। रिवेट कहते हैं नटबोल्ट, और इन्होंने रिवेट को कंपेयर किया था इकोसिस्टम की स्पीशीज से। जैसे एरोप्लेन में पैसेंजर बैठे हैं और वो एक एक रिवेट खोलते रहे अंदर से एरोप्लेन के
तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह से इकोसिस्टम की कुछ स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज़्यादा हम एरोप्लेन के नट बोल्ट खोल देंगे तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी एरोप्लेन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से इकोसिस्टम की अगर ज़्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर हमने विंग, एरोप्लेन के विंग के रिवेट खोल दिए तो एरोप्लेन फौरन डैमेज हो जाएगा। इसी तरह से इकोसिस्टम में कुछ स्पीशीज होती हैं जो इकोसिस्टम को मेंटेन रखती हैं, उन्हें हम कहते हैं की स्पीशीज। अगर की स्पीशीज इकोसिस्टम को मेंटेन रखती हैं, की स्पीशीज, ठीक है, क्या करती हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करती हैं। अगर की स्पीशीज डैमेज हो गई पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, IUCN 2004 के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई? तो IUCN 2004 के अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट हैं और 359 इनवर्टिब्रेट हैं, 87 प्लांट स्पीशीज हैं। तो IUCN ने जो बताया कि 2004 में लगभग 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। कितने सालों में? 500 सालों में, 500 ईयर्स में। नेक्स्ट, रीसेंट एक्सटिंक्ट स्पीशीज बताएं, रीसेंट जो अभी हाल में एक्सटिंक्ट हुई हैं। तो डूडो बर्ड से एक्सटिंक्ट हो गई, मॉरिशस में पाई जाती थी। कॉका, QUAGGA, अफ्रीका में पाया जाता था, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। थाइलेसीन, THYLACIN, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया में था, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। और स्टीलर सी काउ रशिया में एक्सटिंक्ट हुई। फिर सुनिए, डूडो मॉरिशस में पाई जाने वाली बर्ड थी, एक्सटिंक्ट हो गई। कॉगा एक्सटिंक्ट हो गया, अफ्रीका में पाया जाता था। थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, अब नहीं पाए जाते। और स्टीलर सी काउ रशिया में पाई जाती थी, अब ये भी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। टाइगर की 3 सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, टाइगर की 3 सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। उनके नाम बताएं। तो उनके नाम है बाली, जवान, देखिए बाली, जवान और कैस्पियन, बाली, जवान और कैस्पियन। टाइगर के 3 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, बाली, जवान और कैस्पियन, ठीक है। टाइगर की कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई? टाइगर की 3 सब स्पीशीज हैं, सब स्पीशीज हैं, बाली, जवान और कैस्पियन। पिछले 20 सालों में कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई? तो पिछले 20 सालों में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। कितनी स्पीशीज और एक्सटिंक्ट होने वाली हैं? तो 15,500 स्पीशीज है ना, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जिसमें 12% बर्ड स्पीशीज हैं, 23% मैमल स्पीशीज हैं और 32% एम्फीबियन स्पीशीज हैं और 31% जिम्नस मंकी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। आप ये याद कीजिए कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। तो 15,500 स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, 15,500 स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बायोडायवर्सिटी के समाप्त होने के कारण क्या है? कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। तो पहला है हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन लॉस, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पहला क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पहले अर्थ पर 14%, अर्थ का जो लैंड सरफेस था, अर्थ का लैंड सरफेस था 14% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। अर्थ का 14%, अर्थ के लैंड सरफेस का 14%, अर्थ के लैंड सरफेस का 14% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब कितना रह गया? केवल
6% से भी कम। नेक्स्ट पॉइंट है, तो पहला काज हुआ बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। वाइल्ड एनिमल के हैबिटेट खत्म हो गए, जंगलों को काट दिया गया, है ना, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग गई, तो वाइल्ड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। वाइल्ड एनिमल को इतना यूज कर लिया गया, इतना यूज करा कि वो मर गए। जैसे स्टीलर सी काउ, पैसेंजर डियर, ये दोनों मर गए ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, हमने क्या किया, बाहर से दूसरी स्पीशीज लाके इंट्रोड्यूस कर दी, उन्होंने लोकल स्पीशीज को मार दिया, है ना। तो नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में। नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया अब ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में। इन्होंने 200 किक्लिड स्पीशीज, है ना, किक्लिड फिश की 200 स्पीशीज को मार दिया। तो नील पर्च किल 200 स्पीशीज ऑफ किक्लिड फिश। ये लेक विक्टोरिया है कहाँ पे? लेक विक्टोरिया है ईस्ट अफ्रीका में। लेक विक्टोरिया है ईस्ट अफ्रीका में। एक्सोटिक प्लांट नाम होता है, एक्सोटिक प्लांट जो बाहर से इंडिया में लाए गए। कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटाना और वाटर हाइसेंथ। कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटाना और वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ। नेक्स्ट पॉइंट, क्लेरियस गैरीपाइनस। क्लेरियस गैरीपाइनस अफ्रीकन कैटफिश है। इसको इलीगल रूप से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और इसने इंडिया की जो लोकल कैटफिश थी उनको मार दिया। क्या करें? अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस को इलीगल फॉर्म में इंडिया की नदियों में छोड़ दिया। इसने इंडिया की कैटफिश को मार दिया। इंडिया की जो लोकल कैटफिश थी उनको किल कर दिया। को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन किसे कहते हैं? म्यूटिलिज्म जिनमें पाई जाती है उसमें से अगर एक स्पीशीज नष्ट हो जाती है तो दूसरी मर जाती है। जैसे लाइकेन में अगर एल्गी मर जाए तो फंजाई मर जाएगी। पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स मर जाते हैं। देखिए, को एवोल्यूशन शो करते हैं प्लांट पॉलिनेटर्स, को एवोल्यूशन शो करते हैं प्लांट पॉलिनेटर्स, है ना। और को एक्सटेंशन में लाइकेन की एग्जाम्पल क्या, ठीक है। तो को एक्सटेंशन एग्जाम्पल क्या है? प्लांट पॉलिनेटर्स आ जाएंगे, लाइकेन आ जाएंगे, है ना। इसमें से एक भी स्पीशीज मर जाती है तो दूसरी अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। पैरासाइट, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं उनमें भी को एक्सटिंक्शन हो जाता है। अगर होस्ट बन गया तो पैरासाइट बन जाएगा, अगर होस्ट मरा तो पैरासाइट मरेगा, ठीक है। ये हो जाएगा को एक्सटिंक्शन एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 25,000 प्लांट स्पीशीज से लगभग 25% ड्रग्स बनाई जाती है। 25,000 प्लांट स्पीशीज का उपयोग 25% ड्रग्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इसीलिए अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं, लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलिनेटर लेयर में कौन कौन आते हैं? देखिए, पॉलिनेटर लेयर में हैं बीज, बम्बिल बीज, बर्ड्स और बैट। बीज, बम्बिल बीज, बर्ड्स और बैट।
इन सीटू कंजर्वेशन, हम वाइल्ड एनिमल को उनके हैबिटेट में ही कंजर्व करते हैं तो उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। जब वाइल्ड एनिमल को उनके ही प्लेस पर कंजर्व किया जाता है तो उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना, नेशनल पार्क 90, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, हालांकि अभी संख्या बदल गई है। नेशनल पार्क कितने हैं? 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 448 और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 14। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट वर्ल्ड में कितने हैं? वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 34 है। पहले 25 थे, बाद में 9 और बढ़ गए, कितने हो गए? 34 हो गए। इंडिया में इसके केवल 3 हॉटस्पॉट हैं। एक हॉटस्पॉट इंडिया का है वेस्टर्न घाट श्रीलंका, वेस्टर्न घाट श्रीलंका। दूसरा है एंडो बर्मा और तीसरा है हिमालय। ठीक है। हॉटस्पॉट एंडेमिज्म, एंडेमिज्म स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंडेमिज्म उसे कहते हैं जो स्पीशीज एक लोकल एरिया में पाई जाती है, उसे कहते हैं एंडेमिज्म। जो स्पीशीज एक लोकल एरिया में ही सीमित हों उसे कहते हैं एंडेमिज्म। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी रिच होता है क्योंकि वहां पे कई तरह के हैबिटेट मिल जाती है। इंडिया में हॉटस्पॉट है ना, इंडिया में हॉटस्पॉट कितने हैं? 3 हैं, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, एंडो बर्मा और हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे भी अर्थ लैंड एरिया का 2% एरिया हॉटस्पॉट द्वारा कवर्ड है। ठीक है, देखिए इस अर्थ प्लेनेट पे जो अर्थ लैंड एरिया है, अर्थ लैंड एरिया का 2% से भी कम एरिया हॉटस्पॉट के द्वारा कवर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्रेड ग्रुप किसे कहते हैं? देखिए सेक्रेड ग्रुप उसे कहते हैं जहां पे हमने वाइल्ड स्पीशीज प्रोटेक्ट है, कंजर्व है और उसका कोई रीजन हमें नहीं पता है, कोई रीजन हमें नहीं पता है, तो कहलाते हैं सेक्रेड ग्रुप। मेघालय के सेक्रेड ग्रुप कौन से? मेघालय का सेक्रेड ग्रुप है खासी और जैंसिया हिल। मेघालय का सेक्रेड ग्रुप है खासी और जैंसिया हिल। राजस्थान का सेक्रेड ग्रुप है अरावली हिल्स। राजस्थान का सेक्रेड ग्रुप है अरावली हिल्स। कर्नाटक और महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट रीजन भी सेक्रेड ग्रुप में आता है। मध्य प्रदेश में सारगुजा, चंदा, बस्तर। मध्य प्रदेश में सारगुजा, चंदा, बस्तर सेक्रेड ग्रुप एरिया में आते हैं, सेक्रेड ग्रुप एरिया में आते हैं। देखिए सारगुजा, चंदा, बस्तर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ये कहां है? मध्य प्रदेश में। एक्स इंटू कंजर्वेशन, देखिए एक्स इंटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी आते हैं। एक्स इंटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारी आते हैं। इसके अलावा ओवम बैंक, स्पर्म बैंक, सीड बैंक भी एक्स इंटू कंजर्वेशन में आते हैं। ब्रीडिंग सेंटर भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीड बैंक में, स्पर्म बैंक में हम जर्म प्लास्ट को किस टेम्परेचर पर प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डे जेनेरो, रियो डे जेनेरो इन 1992। ये क्वेश्चन आता है,
हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब अर्थ समिट 1992 में कहाँ हुई थी? तो आप क्या लिखेंगे? रियो डे जेनेरो में हुई थी। 1992 में अर्थ समिट रियो डे जेनेरो में हुई थी। अगला पॉइंट देखें, वर्ल्ड समिट 2002 में कहाँ पे हुई थी? वर्ल्ड समिट 2002 में कहाँ पे हुई थी? तो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट held in 2002 in Johannesburg, South Africa. World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa. ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है। तो 2002 में वर्ल्ड समिट कहाँ पे हुई थी? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। 2010 तक कितने कंट्री ने वर्ल्ड समिट के लिए सहमति दी थी? तो आंसर लिखें 190 कंट्री प्लेस्ड देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010। 2010 तक लगभग 190 कंट्री ने वर्ल्ड समिट के लिए अपनी सहमति दे दी थी। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। देखिए बेटे, इन चैप्टर को ये रिवीजन का तरीका है, ये तभी आपके लिए फायदेमंद है जब आपसे पहले याद कर चुके हैं। फिर मुझसे सुनते रहें, आपको याद आता रहेगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।